नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे कृषि के बारे में। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी कृषि के इतिहास के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में। तो इतिहास में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपने देखते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे अपने, कि अपने बोल देते हैं कि एग्रीकल्चर है ये बहुत पुरानी तकनीक है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से, पुराने टाइम से एग्रीकल्चर है या कृषि है वो की जा रही है। तो अपने किस हिसाब से बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर है वो पुरानी है, तो अपने पास कुछ ना कुछ प्रूफ है तभी अपने बोलते हैं भी ये चीज पुरानी है। तो आज अपने वही देखेंगे कि एग्रीकल्चर इसको एक पुरानी तकनीक क्यों बोलते हैं, या बहुत लंबे टाइम से एग्रीकल्चर है वो की जा रही है, किस वजह से अपने बोलते हैं। तो अपने पास कुछ ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, कृषि यथाशास्त्र हो गया, कृषि पराशर हो गया। ये कुछ वेद है, इनमें से अपने को साक्ष्य मिलते हैं कि एग्रीकल्चर ये बहुत काफी पुराने समय से भी की जा रही है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं वेदों में या ग्रंथ। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है, सबसे पहले ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद है ना। तो ऋग्वेद में अपने को किस चीज की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में अपने को मिलती है जानकारी वानिकी की। वानिकी का मतलब कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं अपने, तो उसमें वानिकी यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन बहुत पहले भी, पुराने समय के अंदर भी किया जाता था, तभी तो ऋग्वेद के अंदर अपने को इसकी जानकारी मिलती है। और कृषि उपकरणों के बारे में, कृषि उपकरण, कृषि उपकरणों के बारे में इससे जानकारी मिली। ऋग्वेद एक ग्रंथ है, इसमें वानिकी, कृषि उपकरणों और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, उसके बारे में अपने को जानकारी मिली। ऋग्वेद के अंदर वानिकी, कृषि उपकरणों और पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो ग्रंथ है ना, ये अपने को बताता है प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। प्लांट प्रोटेक्शन यानी पादप सुरक्षा। पादप सुरक्षा क्या है, कि पादप सुरक्षा ऐसे है कि अगर मान लो कोई अपनी फसल है, उसके अंदर कोई डिजीज लगी, बीमारी लगी, तो अपने उस फसल को कैसे, अपने उस जो डिजीज है या बीमारी है या कोई कीट है या पेस्ट है, तो उनसे अपने को कैसे निदान पाएंगे, वो अपने अथर्ववेद के अंदर उसकी जानकारी मिलती है, जिस अपने बोल सकते हैं कि ये प्लांट प्रोटेक्शन यानी पादप सुरक्षा। पादप सुरक्षा के बारे में जानकारी कौन देता है, अथर्ववेद। उसके बाद अपने देखते हैं ब्रह्म वीर। ये ग्रंथ है, ये बताता है कि अपने को मृदा वर्गीकी या मृदा वर्गीकरण, एक मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान कि जो यो ब्रह्महरि जो ग्रंथ है, इसके अंदर मृदा वर्गीकी यानी कि सोइल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक मौसम का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का मतलब कि जैसे कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी, तो उसको अपने बोलते हैं मौसम का पूर्वानुमान। अब एक अपने को, जैसे आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उनके अंदर भी कृषि के साक्ष्य मिली है, तो वो भी बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं। तो उनसे भी पता चल सकता है कि एग्रीकल्चर ये बहुत पुरानी है, या कृषि बहुत लंबे समय से चली आ रही एक तकनीक है, जिसको अभी वर्तमान के अंदर उन जो पुराने ढंग थे उनमें थोड़ा सा सुधार करके अपने बोलते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो की जा रही है। हालांकि इन्हीं से ही कुछ ना कुछ लिया गया है। अब अपने देखते हैं कुछ सभ्यताएं हैं। सभ्यताएं कौन सी है, तो एक है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सभ्यता, और साथ में हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। तो इनसे क्या मिले थे, ये जो सभ्यता है ना, जब इनकी खोज हुई थी ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की, तो इनसे मिले थे कि एक तो पुराने समय के अंदर जो ग्रेन थे उनको स्टोर कैसे किया जाता था, यानी कि ग्रेन स्टोरेज, उनके बारे में पता चला। और कुछ जुते हुए खेत मिले, और कुछ कृषि के साक्ष्य मिले, किस रूप में, कि फसलों की सोविंग की गई थी, और कुछ उपकरण भी मिले। मोहनजोदड़ो सभ्यता इससे किस क्या क्या चीज मिली, या क्या क्या किस किस की जानकारी मिलती है अपना कृषि के अंदर। तो एक तो भंडार गृह, भंडार गृह यानी कि पुराने समय के अंदर जो अनाज था उसको कैसे
भंडारित करते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक जुते हुए खेत, जुताई किए गए खेत, भंडार गृह, जुताई किए गए खेत, और एक पुराने उपकरण, देसी हल, और कुछ दाने। तो ये कुछ पुराने ग्रंथ है, दो ये सभ्यताएं हैं। तो इनसे अपने को जानकारी मिलती है कि एग्रीकल्चर ये बहुत पुराना है, यानी इनसे अपने को साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद से क्या मिलता है, वानिकी, कृषि उपकरण और पर्यावरण के बारे में। अथर्ववेद के अंदर क्या मिलता है, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि अगर कोई फसल है उसको बीमारी हो गई है या उस पे कीटों का प्रकोप बढ़ गया तो अपने को उसको कैसे, उससे कैसे निदान पाएंगे। फिर बाद में उसमें नेक्स्ट में ब्रह्मरी में मृदा वर्गीकी और मौसम पूर्वानुमान। फिर बाद में सभ्यताओं में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसमें भंडारण गृह, जुताई किए गए खेत और उपकरण जैसे देसी हल और कुछ दाने मिले हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये तो हो गया ग्रंथों के बारे में। FAO, आपने नाम सुना होगा, FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था KL मेहता। इन्होंने बताया कि सरस्वती नदी है ना, उसका जब उद्गम हुआ था ना, उसके बाद में पता चला कि यहाँ पे दो तरह की फसलें एक साथ उत्पादित की जाती थी। KL मेहता, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे FAO के। इन्होंने क्या बताया कि जो सरस्वती नदी है ना, उसके उद्गम का पता चला। उसके बाद इस बात का पता चला कि यहाँ पे दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। यहाँ पे दो फसलों की खेती एक साथ की जाती थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत के अंदर बहुत पुराने समय से ये कृषि है वो की जाती थी और ये दो फसलें उगाई जाती थी ना एक साथ। तो इसी के तहत इन्होंने कहा कि भारत ना एकमात्र ऐसा देश है जहां पे दो फसलें एक साथ ली जाती है। तो भारत एकमात्र देश है। क्या है? भारत, भारत एकमात्र देश, भारत एकमात्र देश है जहां पे दो फसलें एक साथ ली जाती थी। ये किसने कहा? KL मेहता ने कहा, जो FAO के कृषि वैज्ञानिक थे, यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक आता है महाभारत है ना, जो महाभारत, महाभारत ना, तो यहां से भी एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें क्या था कि नारद था ना जो, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, नारद ने जो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप है ना अपने राज्यों के अंदर है ना कुएं, नलकूप, तालाब, बावड़ियां, इनका निर्माण करवाएं ज्यादा से ज्यादा, जिससे अपने वर्षा पर निर्भर ना रह सके और अपना जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो महाभारत के अंदर क्या है, नारद था, नारद ने अपने राजा युधिष्ठिर से कहा कि आप कुएं, बावड़ी, तालाब, इनका निर्माण करवाओ ज्यादा से ज्यादा, जिससे अपने वर्षा पर निर्भर ना रह सके और अपनी जो खेती है वो बावड़ी या कुएं, नलकूप, इनसे पक सके। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये हो गया पुराना इतिहास। तो कृषि का जो पुराना इतिहास है वो इतना सा है। हालांकि इसमें और भी है कि 10,000 AD पूर्व या ईसा पूर्व एग्रीकल्चर की जाती थी, जिसमें से 873 वर्ष पूर्व बकरियों का पालन हुआ था। वो उनकी PDF है, वो अपने देख लेंगे, उसमें ज्यादा कोई लिखाने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, प्राचीन इतिहास था वो तो हो गया कंप्लीट, प्राचीन इतिहास है वो तो हो गया कंप्लीट। अपने देखते हैं कृषि के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपने देखेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, तो प्राचीन इतिहास तो पूरा गया, अब रह गया कृषि। तो कृषि क्या है?
कृषि के बारे में देखते हैं अपने। कृषि या एग्रीकल्चर। कृषि या एग्रीकल्चर, तो अपने कृषि किसको बोलेंगे? सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो कृषि है इसका उद्भव किस किस भाषा से हुआ है, या एग्रीकल्चर है इसका उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो कृषि है ना, जो कृषि, इसका उद्भव हुआ है संस्कृत भाषा से। कृषि शब्द है ना, जो कृषि शब्द, इसका उद्भव हुआ है संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा में भी किससे? कर्ष, कर्ष धातु है उससे हुआ है। और कर्ष धातु का क्या मतलब है? खींचना, खींचना या आकर्षित करना, करना या किसानी। कृषि जो अगर हिंदी में लिखा आता है और आपसे पूछ ले कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा के कर्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना या किसानी करना। नेक्स्ट अपने देखते हैं एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन, लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर। इसमें क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस में कल्चरा। एगर का क्या मतलब होता है? सोइल। और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। एगर का क्या मतलब है? सोइल। और कल्चरा क्या मतलब है? कल्टीवेशन। तो सोइल मतलब मृदा, कल्टीवेशन यानी खेती करना। तो अपने बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन वो कैसी होगी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, यानी जब अपने मृदा की खेती करते हैं या मृदा पर अपने कृषि क्रियाएं करते हैं तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर। क्या डेफिनेशन देख लो एक बार। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। किन किन दो शब्दों से मिला है? एगर प्लस में कल्चर। एगर का मतलब है सोइल, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, यानी जब अपने सोइल पे कल्टीवेशन करेंगे तो उसको बोल देंगे एग्रीकल्चर। तो अपने दूसरी, अगर अपने इस जो डेफिनेशन को छोड़ के अपने दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो कैसे होगी कि कृषि है ना जो, उसके अंदर पशुपालन, फसल उत्पादन, पशुपालन, फसल उत्पादन, वानिकी, फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और साथ में जो खेत है उसको भी मैनेज किया जाता है, यानी फील्ड मैनेजमेंट। तो कृषि क्या है कि यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर पशुपालन, फसल उत्पादन, वानिकी, फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ जो भूमि है उसको प्रबंधित किया जाता है या फील्ड मैनेजमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं अपने कृषि। नेक्स्ट अपने देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जिसमें क्या है, कृषि है जो संस्कृत भाषा का शब्द है, कृष धातु से बना है। एग्रीकल्चर लैटिन का है, एगर प्लस में कल्चरा से बना है। हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट अपने देखते हैं कुछ आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास, तो प्राचीन इतिहास पूरा हो गया। कृषि की जो डेफिनेशन थी, किस हिसाब से कृषि है, कौन सी लैंग्वेज से है, तो वो अपने कंप्लीट हो गया। अब अपने देखते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास कैसे है? बात आती है 1999 से 1900, इसमें भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल या अपने बोलते हैं ग्रेट फेमाइन। अकाल होता है उसको इंग्लिश में फेमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो 1988 और 1999 से 1900 की बात है जहां पे भीषण अकाल पड़ा, ठीक है।
तो जो कृषि है ना वो पूर्णतः फैल होगी। 1999 से 1900 भीषण अकाल, ये कौन सा काल था? ये था छप्पनिया काल। कौन सा काल? छप्पनिया काल। छप्पनिया अकाल। छप्पनिया काल, छप्पनिया काल क्यों बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था ये, इस वजह से इसको छप्पनिया काल नाम दिया गया। ये दोनों ही डेट आपको ध्यान में रखनी है, 1999 से 1900 और 1956, क्योंकि जो विक्रम संवत होता है वो जो अभी फिलहाल जो चल रहा है ना जो सन, उसमें अपने 57 ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 1956, यहाँ पे छप्पनिया काल पड़ा तो जो कृषि थी वो एकदम फेल होगी। तो उस समय समझ में आ गया कि अपने को जो कृषि है इसको अगर मजबूत करना है तो अपने को ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करने होंगे। और इनोवेशन कैसे होंगे? जब अपने कुछ इंस्टीट्यूट या संस्थाएं बनाएंगे। तो 1904 की बात है, 1904 की बात। तो 1904 में क्या हुआ? कृषि बोर्ड बनाया गया, भारतीय कृषि बोर्ड। भारतीय कृषि बोर्ड है ना, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई 1904 के अंदर। इससे क्या हुआ? ये क्यों बनाया गया? ताकि जो एग्रीकल्चर है ना उस पे एक सबसे बड़ी बॉडी बनाई जा सके, जो कृषि के अंदर इनोवेशन कर सके और इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा सेपरेट कर सके या उनका एक्सटेंशन कर सके। तो 1904 के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट अपने देखते हैं 1905। 1905 है ना, जो अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हो IARI, उसकी स्थापना की गई 1905 के अंदर। तो इस समय जो स्थापना की गई थी उसमें नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम रखा गया। नेक्स्ट 1911 के अंदर क्या नाम रखा गया? नेक्स्ट नाम क्या गया था इसका? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर बात आती है 1919 की। 1919 में इसका नाम रखा गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बात आती है फिर 1934 की। 1934 में क्या था कि जो ये 1905 के अंदर IARI बनाया था ना, तो ये बनाया था बिहार के दरभंगा जिले के अंदर, गंडक नदी के किनारे, बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। और वहां पे 1934 के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई, तो इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट था ये पूर्णतः तबाह हो गया। फिर 1934 में क्या आई? बाढ़ आई, जो ये इंस्टीट्यूट है ये पूर्णतः ध्वस्त हो गया। फिर 1936 में 1936 में है ना, इस इंस्टीट्यूट को पूसा न्यू दिल्ली में ले आए, पूसा न्यू दिल्ली के अंदर ले आए। पूसा है ना, जो इसका नाम क्या है पूरा? फिप्स ऑफ यूएसए, फिप्स ऑफ यूएसए, ये आपको ध्यान में रखना है, पूसा का पूरा नाम फिप्स ऑफ यूएसए। नेक्स्ट वापिस अपने देखते हैं 1905 के अंदर, यहां से देखते हैं कि 1999 या 1900 के अंदर विषम अकाल पड़ा, छप्पनिया अकाल, उस समय कृषि वो विफल होगी। फिर 1904 के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड बनाया गया। नेक्स्ट 1905 के अंदर IARI, सबसे पहले इसका नाम IARI नहीं था, इसका जब ये बनाया गया 1905 के अंदर तो इसका नाम था फिप्स
लेबोरेटरी, फिप्स लेबोरेटरी, बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे ये बनाया गया था। ठीक है, फिर इसका नाम चेंज कर दिया 1911 में, 1900 में। फिर 1934 की बात आई ना, तो 1934 में क्या था, बाढ़ आ गई थी वहां पे, तो इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है ये ध्वस्त हो गया। फिर 1936 में इसको न्यू दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया गया, जिसको अभी आप वर्तमान में IARI के नाम से जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। तो इसकी जो अगर आपसे पूछ ले कि स्टेबलाइज ईयर यानी कि स्थापित कब हुआ था, तो 1905 आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछ ले दिल्ली के अंदर कब आया था, तो 1936 के अंदर। ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अपने देख रहे हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं IARI के बारे में, तो अपने देख लिया। नेक्स्ट अपने देखते हैं ICAR के बारे में। ICAR, ICAR है ना, ये इसका नाम क्या है पूरा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय परिषद कृषि अनुसंधान या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहां पे है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। कब बना था, 1929 में, 16 जुलाई 1929 के अंदर ICAR है, ये बनाया गया कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के अंदर, जो सब जितना भी काम होगा वो सब ICAR के अंडर होगा। ICAR के जो नॉर्म्स है या ICAR की जो भी गाइडलाइन है उसके अंडर में होगा। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कब बना, 16 जुलाई 1929 को। तो ये अपनी होगी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे ये तो IARI थे ना, जो IARI और ICAR, ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में अपने पढ़ लिया। और जो और भी इंस्टीट्यूट है जैसे FARI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इस हिसाब से बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वो अपने देखते हैं बीच बीच में कर लेंगे, क्योंकि वो अगर एक साथ आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी, और उसको अपने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार इस हिसाब से अपने देख लेंगे, तो वो आपको याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आज की क्लास में क्या किया, प्राचीन इतिहास के बारे में, फिर कृषि के बारे में, फिर आधुनिक इतिहास के बारे में। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी ब्रांचेस के बारे में। किसके बारे में, ब्रांचेस, यानी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी है, जैसे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, वर्मी कल्चर, इस हिसाब से। तो आज की जो क्लास थी वो अपनी यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में क्या पढ़ा, प्राचीन इतिहास, उसके बाद कृषि, और उसके बाद में आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी ब्रांचेस पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।